Hello class 7th. We have completed two lessons from history, and we have completed two lessons also from geography and one lesson from civics. So I think lesson number 2 from civics we should study, and proceeding our teaching today, I will start lesson number 2 from civics, which name is institutional representation of democracy. Institutional representation of democracy, इसका मतलब है कि लोकतंत्र का संस्थागत प्रतिनिधित्व, यानी कि लोकतंत्र का एक संस्था के रूप में प्रतिनिधित्व, ये आज हम लोगों को इसमें स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि कोई भी ऐसी कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, वहाँ पे एक चीज़ समान होती है, सिमिलर होती है। वो सिमिलरिटी क्या होती है? वो सिमिलरिटी ये होती है कि सारे डेमोक्रेटिक कंट्री जो होते हैं वहाँ पे इलेक्शन होता है, और ये इलेक्शन जो है वो लार्ज स्केल पे होता है, बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में स्टूडेंट, चाहे कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, उस डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ कुछ डिस्टिंक्टिव इंस्टीट्यूशन जुड़े होते हैं, यानी कि कुछ विशिष्ट संस्थान जुड़े होते हैं, और ये कुछ विशिष्ट संस्थान जो होते हैं हर डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ जुड़े होते हैं, वो हर देश जो कि डेमोक्रेटिक है। तो वो डिस्टिंक्टिव इंस्टीट्यूशन है क्या क्या, वो विशिष्ट संस्थान है क्या क्या। उन विशिष्ट संस्थानों में पहला आप देखेंगे कि अगर कोई देश डेमोक्रेटिक होगी तो वहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की व्यवस्था होगी, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था होगी। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि अगर कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पे इलेक्शन होता होगा। वहाँ पे क्या होता होगा? इलेक्शन होता होगा। तीसरी चीज़ हम ये देखेंगे उस डेमोक्रेटिक कंट्री में कि वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती होंगी, यानी राजनीतिक पार्टियाँ होती होंगी। और जो नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि उस कंट्री में जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होता है, इलेक्शन होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ होता है, तो वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन की सरकारें भी बनती हैं। यानी ये 4 थिंग्स एक दूसरे से ये ज्वाइंट हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग कहाँ होता है? इलेक्शन में होता है। और इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज जो है इलेक्शन के बाद क्या करती हैं? ज़रूरत पड़ती है तो कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। तो ये जो है क्या है? कुछ विशिष्ट संस्थान हैं। ये 4 विशिष्ट संस्थान हैं: यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कोलिशन गवर्नमेंट। ओके, तो स्टूडेंट, हमने बताया कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये 4 थिंग्स जो होते हैं वो निश्चित रूप से होते हैं। और इन 4 थिंग्स में हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो विशिष्ट संस्थान पाई जाती है, उसमें जो पहली संस्थान होती है वो होती है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। वो होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो सबसे पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि कोई भी अगर देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी कंट्री अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यह सामान्य सी बात होती है कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं, वह जो है वोट कास्ट करते हैं, यानी कि अपना वोट डालते हैं। और वोट डाल करके यह उनका जो है अधिकार होता है, उनका जो है फंडामेंटल राइट होता है।
वोट डालना। और हम लोग देखते हैं कि वो जो पॉपुलेशन होती है वो अपना जो है वोट कास्ट करती है, अपना वोट डालती है और अपना वोट डाल करके अपने पसंद के हिसाब से अपना कैंडिडेट क्या करती है, वो चुनती है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि किसी भी देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है। प्रत्येक जो वहाँ के नागरिक होते हैं, सिटीजन होते हैं, उनको वोट देने का अधिकार होता है। उनके वोट देने के इस अधिकार को हम कहते हैं फ्रेंचाइज या सफ्रेज। यानी वोट देने के अधिकार को हम क्या कहते हैं, फ्रेंचाइज कहते हैं या सफ्रेज कहते हैं। लेकिन आज मॉडर्न टाइम में, यानी कि आधुनिक युग में, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता क्या है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की व्यवस्था है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की व्यवस्था है जो कि हर नागरिक को इंश्योर किया गया है, उसके लिए यह सुरक्षित किया गया है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में होता क्या है कि स्टूडेंट, कि इसमें जितने भी वयस्क नागरिक होते हैं, वयस्क नागरिक का मतलब 18 या अबव 18, 18 या 18 साल से ऊपर कि जितने भी नागरिक होते हैं उनको हम वयस्क नागरिक कहते हैं, उनको जो है वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। और यह अधिकार बिना किसी भेदभाव के दिया जाता है। यानी कि किसी भी नागरिक के साथ कास्ट के आधार पे, क्लास के आधार पे, कलर के आधार पे, क्रीड के आधार पे या जेंडर के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाता। यानी जितने भी नागरिक हैं, चाहे जिस भी समुदाय के हैं, उन सब को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है, सफ्रेज दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं कि क्या, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यानी 18 या 18 साल से ऊपर की जितनी भी पॉपुलेशन है उनको यह अधिकार दिया जाता है, उसी को कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन ये बात आपको एक याद रखने वाली बात है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय किसी भी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार जो दिया गया था वो 21 साल में दिया गया था, 21 ईयर में दिया गया था। यानी कोई भी व्यक्ति जब 21 ईयर का या अबव होता था तो ही वोट डाल सकता था, है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तभी से था। लेकिन 1988 में, यानी कि 1988 ईस्वी में हुआ क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, यानी कि संविधान में सुधार हुआ। और यह कौन सा सुधार था? 61वां सुधार था, यानी 61वां सुधार था। तो 61वें सुधार के द्वारा सन 1988 में यह जो एज 21 ईयर थी उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, 18 ईयर कर दिया गया। और तभी से ये 18 एज जो है वो चल रहा है। यानी कि 18 एज जो है वो वोट डालने का अधिकार है। तो इस तरह से ये रहा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब हम बात करते हैं इलेक्शन के बारे में, क्योंकि इलेक्शन भी होता है लोकतांत्रिक कोई किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो इलेक्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे फ्रेंड, तो स्टूडेंट, तो हम ये बताएंगे कि इलेक्शन होता क्या है। तो इलेक्शन के बारे में हम यही इस डिफाइन करेंगे कि जो इलेक्शन होता है यह एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। यानी कि निर्णय लेने की एक प्रक्रिया होती है इलेक्शन, जिसमें ये व्यवस्था होती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद से, अपने वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है। और वह प्रतिनिधि क्या करता है कि किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है। ये होता है इलेक्शन। और ये इलेक्शन में जो वोट कास्ट किया जाता है किसी इंडिविजुअल के फेवर में किया जाता है, किसी एक व्यक्ति के फेवर में किया जाता है। इस तरह से जो डेमोक्रेसी होता है वह 1 पर्सन 1 वोट के सिद्धांत पे काम करता है। यानी कि पर पर्सन पर वोट के सिद्धांत पे काम करता है, अर्थात एक व्यक्ति एक वोट। यानी कि हर आदमी सिर्फ एक ही वोट डाल सकता है। इस प्रिंसिपल पे डेमोक्रेसी जो है वो काम करता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर 5 साल में चुनाव होता है, हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। और आपको पता है कि भारत में जो फर्स्ट इलेक्शन था वो 1951 में ऑर्गेनाइज किया गया था। यानी 1951 में पहली बार इलेक्शन हुआ था। और ये सब इलेक्शन जो हुआ करते थे उनको जनरल इलेक्शन कहते थे, यानी कि सामान्य चुनाव कहते थे। लेकिन कभी कभी ऐसी भी घटना होती है
कि कोई मेंबर जो होता है, जैसे पार्लियामेंट का मेंबर है या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है, यानी कि कोई सांसद है या विधायक है, वो चुना जाता है। लेकिन 5 साल पूरा होने से पहले ही कभी कभी ऐसी इंसिडेंट होती है कि वो मर जाता है। अनफॉर्चुनेटली 5 साल पूरा होने से पहले ही वो अगर मर गया, तब क्या होता है कि फिर से उस क्षेत्र में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो क्या करना पड़ता है, फिर से नया चुनाव कराना पड़ता है। तो इस तरह के इलेक्शन को बाई इलेक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाई इलेक्शन के नाम से जानते हैं। बात समझ आ गई कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी भी संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई भी वहाँ का विधायक या सांसद 5 साल की उम्र पूरा करने से पहले ही अनफॉर्चुनेटली वो मर जाता है, तो ऐसे क्षेत्र में फिर से चुनाव कराया जाता है। इस तरह के चुनाव को बाई इलेक्शन कहते हैं। तो ये वह चुनाव रहा कि बीच में ही अगर कोई मर जाता है तो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है, वह प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर लोकसभा को डिसॉल्व कर देता है, लोकसभा को भंग कर देता है। कभी ऐसी स्थिति आती है जब लोकसभा को भंग कर देता है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि 5 साल तो पूरे हुए नहीं, उसके पहले ही लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया प्रेसिडेंट ने। तो यहाँ भी देखिए 5 साल पूरा नहीं हुआ है ना, यहाँ भी 5 साल पूरा नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में फिर से चुनाव कराना पड़ता है। तो इस तरह के इलेक्शन को मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। हमने दोनों ही इलेक्शन को देखा, बाई इलेक्शन और मिड टर्म इलेक्शन। बाई इलेक्शन में क्या था कि कोई कैंडिडेट मर जाता था, लेकिन मिड टर्म इलेक्शन में क्या होता था कि मरता नहीं था, बल्कि कोई ऐसी स्थिति आती थी, परिस्थिति आती थी कि 5 साल से पहले लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ता था। तो फिर से जब फ्रेश चुनाव होता था, उस चुनाव को क्या कहते हैं? मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। तो इस तरह से जो है क्या रहा, ये इलेक्शन रहा, जिसको आपने बहुत अच्छे से समझा भी होगा, हमें उम्मीद है। और अगर इलेक्शन की एज की बात करें तो एज भी आपको समझ में आ गई कि शुरू में जो है 21 ईयर एज जो है कि चाहिए था वोट डालने के लिए, बाद में 18 ईयर हुआ। इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारे कंट्रीज़ में अलग अलग जो है कि एज लिमिटेशन दी गई है वोट डालने के लिए। अगर हम बात करें कि डेनमार्क में, जापान में, तो वहाँ पे जो एज की लिमिटेशन है वोट डालने के लिए वो 25 ईयर है, यानी 25 साल है। ठीक है। अगर हम नॉर्वे की बात करें तो वहाँ पे एज की जो लिमिटेशन है वो 23 ईयर है, यानी कि 23 साल है। और अगर हम इंडिया की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, रसिया की बात करें, तुर्की की बात करें, तो यहाँ पे जो है वो एज की लिमिटेशन क्या है? 18 ईयर है। और अगर स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो वहाँ पे एज की जो लिमिटेशन है वो 20 ईयर है, 20 साल। यहाँ हम इलेक्शन में ही एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि किसी भी इलेक्शन में कोई भी जो कैंडिडेट होता है वो अगर विन करता है तो वो 2 तरह से विन करता है। यानी कि अगर वो जीत हासिल करता है तो वो 2 तरह की जीत हासिल कर सकता है। पहला, या तो वो सिंपल मेजॉरिटी से है, यानी कि 2 तरह से मत वो पाता है, या तो वो जो है सिंपल मेजॉरिटी से विन किया होता है, और या तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से, मेजॉरिटी मतलब होता है बहुमत, या तो वो सिंपल मेजॉरिटी से जो है कि जीत हासिल किया होता है, या तो वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से जीत हासिल किया होता है। तो दोनों का मतलब क्या है? सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होता है। ठीक है, पूर्ण बहुमत क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर किसी भी वोट में किसी भी इलेक्शन में जितने भी वोट पड़े, अगर कोई कैंडिडेट मोर देन हाफ वोट पाता है तो उसको हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं। सपोज दैट कि मान लीजिए कोई चुनाव हुआ, उस चुनाव में 100 मत पड़े, 100 वोट पड़े, और 100 वोट में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, 2 पार्टीज़ हैं, एक पार्टी जो है वो 51 वोट पाती है, तो ये मोर देन 50% हो गया, मोर देन 50% हो गया। 50 50% है और 51 क्या है? वो मोर देन 50% है। तो एक जो है कि 51 वोट पाया और दूसरा जो है 49 पाया, 49 वोट पाया। तो यानी कि 2 कैंडिडेट थे, 100 वोट पड़े, 100 वोट में एक ने क्या किया कि 51 वोट पाया और दूसरे ने कितना पाया? 100 में जब एक 51 पा गया तो दूसरा 49 पाएगा। तो इस तरह से 51 वाला जो है वो मोर देन जो है हाफ है,
यानी कि 50% से ऊपर मिला है उसको, तो इसलिए उसको जो वोट मिला है उसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहेंगे। अब आइए हम जानते हैं सिंपल मेजॉरिटी क्या कहते हैं। तो सिंपल मेजॉरिटी में स्टूडेंट मोर देन हाफ वोट से मतलब नहीं होता, यानी 50% से अधिक वोट से मतलब नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई चुनाव हुआ, उसमें 3 कैंडिडेट खड़े हुए, कितने कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट खड़े हुए, सॉरी 3 पार्टीज़ खड़ी हुई। 3 पार्टी जो है उन लोगों ने क्या किया कि वोट चुनाव लड़ा। उन पार्टीज़ में जो पहली पार्टी है, मान लेते हैं कि 33 वोट पाती है, जो फर्स्ट पार्टी है वो 33 वोट पाती है। सेकंड जो पार्टी है वो भी मान लीजिए 33 पाती है, लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो 34 पाती है। तो 34 देखिए 50% से ऊपर किसी का नहीं। मान लीजिए 100 वोट जो है कि पूरे कास्ट होते हैं, 100 वोट पड़ते हैं, 100 वोट में पहला जो है वो 33 वोट पाता है, सेकंड जो है वो भी 33 पाता है, और थर्ड जो है वो 34 पा जाता है। तो 34 वाला जो वोट पाया है हुआ पार्टी है उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल मेजॉरिटी कहेंगे। सिंपल मेजॉरिटी यानी कि किसी भी चुनाव में अगर कोई भी पार्टी एक वोट भी अधिक पाती है अन्य पार्टी से, अगर अन्य पार्टीज़ की अपेक्षा एक वोट भी ज़्यादा पाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। ठीक है, ये जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं कहलाता, ये सिंपल मेजॉरिटी कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने इतना स्टडी किया। कल हम लोग इलेक्शन से ही रिलेटेड कुछ और चीज़ों का जो है स्टडी करेंगे, जैसे कि इलेक्शन कराने का काम किसका है ना, जैसे इलेक्शन कमीशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।